नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज के बाद 2 दिन शायद ये वीडियो जारी न होने पाए और जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इस तरह से जो इस माने प्रतिदिन वीडियो जारी होने का जब भी क्रम टूटता है तो इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बल्कि इसका यही नियमित क्रम रहेगा कि कुछ दिनों तक जो है वो जारी होगा और फिर संगठनात्मक कारणों से कुछ दिन जो है वो जारी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यही इसका नियमित क्रम रहेगा, तो इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो अच्छा, तो ये कल के वीडियो में ये स्पष्ट किया गया था कि जहां मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो देश को आर्थिक मजबूती देने के लिए और निवेशकों को, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो आधारभूत ढांचे हैं, यानी सड़क है, एक्सप्रेसवे है, हाईवेज है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और सुरक्षा और देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीमाओं पर भी जो है सड़क का और रेल का जो तंत्र बिछाने का जो काम है, यानी बहुत व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। खास और जो माने सीमाओं पर ही नहीं बल्कि जो हमारे देश के जो दुर्गम स्थान है, जम्मू कश्मीर है और जो पूर्वोत्तर भारत है और सिक्किम है, वहाँ पर भी रेलवे का तंत्र, सड़क का तंत्र, एक्सप्रेसवे सब बिछाया जा रहा है। और फिर जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और जो है लॉजिस्टिक पार्क इत्यादि जो है वो विकसित किए जा रहे हैं और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं और भारतमाला और जो है सागरमाला, ये सारे कार्यक्रम तो जो है भारतमाला के अंतर्गत हैं। सागरमाला के अंतर्गत जो हमारे जितने बंदरगाह हैं वहाँ पर भी जो है उनके जो टनेज हैंडलिंग कैपेसिटी है, माने कितने टन का वो जो है इस तरह से रोज माने उसको डील कर सकते हैं, वो ऐसे बंदरगाह उनकी क्षमताओं में माने कई गुना वृद्धि करना और उन बंदरगाहों को, उन पोर्ट्स को रोड और रेलवे की कनेक्टिविटी देना। तो ये सब जो है सागरमाला में है और ये रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के प्रयास में भी ये मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और
और उसको मजबूती देने के लिए, और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में वो डॉलर का टक्कर देने के लिए अब तक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है डॉलर और यूरो था, तो ये तीसरी जो है उभर रही है, और 35 देशों के साथ इनके समझौते भी हो गए हैं। और दूसरा जो है फॉरेक्स की कमाई के लिए, यानी जो है फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर की कमाई के लिए जो है हमारे देश में जो है वो जो रिफाइनरीज हैं जो तेल को शुद्ध करती हैं वो फैक्ट्रियाँ, और उसमें से एक रिलायंस भी है। तो कितना भी खराब क्रूड ऑयल हो, कच्चा तेल हो, चाहे रूस से आया हो, चाहे ईरान से आया हो, चाहे खाड़ी के देश से आया या कहीं से आया हो, उसको साफ करके और अच्छे ग्रेड का, हाई ग्रेड का मैंने तेल मैंने शुद्ध करके, और यूरोप के देशों में, खाड़ी के देशों में, अमेरिका में वो जो है बेचे जा रहे हैं। तो इससे भी काफ़ी जो है फॉरेक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भारत की कंपनियां कमा रही हैं, और उनसे टैक्स लेकर के, माने विंडफॉल टैक्स, माने ये वित्त मंत्रालय जो है ऐसे कंपनियों से विंडफॉल टैक्स के रूप में वो टैक्स ले रही है। तो ये भी एक अच्छी इनकम, अच्छी आय जो है भारत सरकार को हो रही है। तो ये सब काम जो है, और विदेशी और कई जो है आपकी मैंने सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर की कंपनियां, मोबाइल की कंपनियां, और भी इस तरह की कंपनियां, और भी रक्षा जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी मेक इन इंडिया के तहत जो है वो बनाए जा रहे हैं, ड्रोन बनाए जा रहे हैं, और भी फाइटर हमारा जो तेजस है उसको भी आगे हम कर रहे हैं। तेजस के निर्यात की भी बात चल रही है, और तेजस को विश्व बाजार में बेचने की बात चल रही है, और तेजस जो है अच्छे लड़ाकू विमानों को भी टक्कर देने की स्थिति में आ रहा है। तो ये सारी बातें जो है अपने देश को आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से मजबूत करने के लिए आवश्यक है, जो कि मोदी सरकार कर रही है, और यह देश के लिए बहुत स्वागत योग्य है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अब ये देश के गद्दार जो है राहुल गांधी जैसे, यानी इनको कभी देश की प्रगति जो है सुहाती नहीं है। ये जो शख्स हमेशा चीन के साथ खड़ा मिलता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा मिलता है, देश के दुश्मनों के साथ खड़ा मिलता है, आतंकवादियों के साथ खड़ा मिलता है, तो इसको कभी भी देश की प्रगति जो है वो भाती नहीं, अच्छी नहीं लगती है। तो ये तो हमेशा बोलेगा कि देश में जो है वो पेट्रोल हमने छिड़क दिया है, और हमने केरोसिन छिड़क दिया है, कोई न कोई बहाना लेकर के, चाहे वो अग्निपथ हो, चाहे कोई हो, देश को जला देना, और हमारे देश की जो सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान, रेलवे आदि को पहुंचा देना, ये इसके कारनामे के, देश के खिलाफ कारनामे के हिस्से हैं। और इस राहुल गांधी के भारत के खिलाफ गद्दारियों के अनेक कारनामे हैं। अब ये इन कारनामों के बावजूद भी बीजेपी इसको गद्दार नहीं कहती है, देशद्रोही नहीं कहती है, देश का दुश्मन नहीं कहती है। यही देश का टुकड़ा है, और यही भारतीय जनता पार्टी की भारत के खिलाफ गद्दारी है। अब कुछ जब से भारतीय जनता दल इस माने राहुल गांधी के गद्दारी के कारनामों के विषय में काफी मुखर और प्रखर हो रहा है, और ये बात जनता में भी आ रही है, तो इनके नेता बड़ी दबी जबान से, वो भी घुमा करके राहुल गांधी को गद्दार कहना शुरू किए हैं। शायद एक वीडियो देखा गया कि असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा ने लिखा था, इशारों में राहुल गांधी को गद्दार कहा। तो घुमा करके क्यों भाई, जो इतना घोर गद्दार है उसको सीधे रूप में गद्दार करने की जरूरत है नहीं। जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो है उसको देश के गद्दार के रूप में समझें, क्योंकि वो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो और सिर्फ राहुल गांधी को किसी ऐसे तैसे मौके पर इशारों में कह देने से काम नहीं चलेगा।
यदि यदि बीजेपी वालों को वाकई में इस मुल्क से मोहब्बत है और राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो इस देश के साथ जितनी भी गद्दारियां हुई हैं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के द्वारा, सबको जो है यानी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो वो शुद्धता जो है वो भारत द्रोह है, भारत के खिलाफ गद्दारियां हैं। तो जब तक वो ऐसा कहने का उनकी मंशा उनमें नहीं आती है और सिर्फ उनको बचाने की मंशा रहती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वालों का भी भारतीय जनता पार्टी वालों का भी इस भारत के प्रति जो है वो गद्दारी ही मानी जाएगी, क्योंकि एक सर्वमान्य तथ्य है कि एक अपराधी वो होता है जो अपराध करता है, दूसरा वो भी अपराधी होता है जो उस अपराध को सह देता है और जो है उस अपराधी को अपराध करने में मदद करता है। तो वो भी अपराधी के बराबर ही वो अपराधी होता है कानून के नजरों में। तो उसी प्रकार जितने भी गद्दार हैं उनकी रक्षा करना, उनके गद्दारी के पापों को ढकना और जो है उनके आगे घुटने टेकना, वह भी भारत के खिलाफ गद्दारी है। और प्रश्न यह है ना कि इतना सब जो है विकास वगैरह जो है वो धरा का धरा रह जाएगा यदि ये गद्दार जो है इस देश में पलते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के देखिए ये सब अलग माहौल बनाते हैं। इन सबों का डिस्कशन सुनिए, या तो हिंदू मुस्लिम होगा, या तो छोटे छोटे मुद्दे जो अपराध के फलाने के और इस तरह के वो लव जिहाद का सरतन से जुदा, इसी पर वो डिस्कशन करते रहते हैं। ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि देश में जो बिखराव है, देश में जो एक जो है यानी बीजेपी समर्थित एक अभियान है कि हमारी जो साझी सोच है और साझी समझ है, गंगा जमुनी जो तहजीब है, इसको नकारना, ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है बीजेपी के द्वारा। और बिखराव, एकता का भाव, और जब एकता का भाव है और उसके बाद जो है पूरी आवाम से मोहब्बत का भाव और राष्ट्र की और भारत राष्ट्र की सर्वोच्चता, आवाम की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, और इसका जरा भी ख्याल नहीं है। सिर्फ किस तरह से इन देश के दुश्मनों को पाला जाए, इनको दिखा करके चुनावी माहौल अपने पक्ष में बना जाए, सत्ता पर काबिज हुआ जाए। ये मंशा और ये साजिश बीजेपी की चल रही है। और ऐसी साजिश और ऐसी मंशा रखने वाले, साजिश करने वाले, वो देश के हितैषी नहीं हो सकते, राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, देशभक्त नहीं हो सकते, वो इस भारत के शत्रु ही हैं। भले मुझ से कहते रहें कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, इसके बाद दल है, इसके बाद व्यक्ति है, ये सब उनका ढकोसला है। तो कुछ नमूने और भी बताए जा रहे हैं कि कैसे ये देश के दुश्मनों को बचाते हैं। वास्तव में ये सब बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिनकी ये सब जो है वो जिनकी टीवी में, मीडिया में कहीं भी जो है चर्चा तक नहीं होती, सब चर्चा तक नहीं होने देते। कैसे बचाते हैं? जितने भी देश विरोधी माने तत्व हैं, ताकतें हैं, उनको या तो बोलेंगे कि ये मोदी विरोधी हैं, या बोलेंगे वो हिंदू विरोधी हैं। अब जरा जो देश के लिए खतरनाक है उसको कह देना कि भाई वो हिंदू विरोधी है, या किसी व्यक्ति मोदी का विरोधी है, तो तुरंत उसका जो देश के खिलाफ गद्दारी का जो अपराध है वो धुल गया।
व्यक्ति का विरोध तो स्वाभाविक है भाई, और किसी पंथ का भी विरोधी लोग कुछ तत्व हो जाते हैं, लेकिन देश का विरोध जो है वो सबसे बड़ा अपराध है, बशर्ते मस्तिष्क में जो है देश की सर्वोच्चता हो तब। तो एक इनकी साजिश और भी चलती है कि देश के दुश्मनों को ये 3 शब्दों से नवाज करके उनके गद्दारी के पापों को धुलने का ये षड्यंत्र वो रचते हैं बीजेपी वाले। या तो बोलेंगे कि ये सब हिंदू विरोधी हैं, या तो जो है या जो मोदी विरोधी। और सिफत इस बात की है कि वो जो है देश के गद्दार जो है वो भी इन्हीं की वो लाइन ऑफ आर्गुमेंट यानी तर्क आधार पकड़ते हैं। जैसे रवीश कुमार कहता है कि मैं देश का गद्दार नहीं हूं भाई, मैं मोदी विरोधी हूं। मैं मोदी विरोधी इसलिए लोग हमको जो है देश का गद्दार कहते हैं। ठीक वही लाइन जिस लाइन से बीजेपी वाले देश के गद्दारों को बचाते हैं, कहते हैं कि भाई ये रवीश कुमार जो है वो देश का गद्दार नहीं है, देश विरोधी नहीं है, वो मोदी विरोधी है। तो इस तरह के षड्यंत्र को हो सकता है कि हमारी आम आवाम समझ न पाए, लेकिन ये मंशा है बीजेपी वालों की। अब जैसे कन्हैया कुमार ने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। कन्हैया कुमार को बीजेपी वाले गद्दार नहीं कहते हैं। ये तो गद्दारी है बीजेपी वालों के। वो क्या कहते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग। लोग भ्रमित हो जाते हैं, भाई कौन सा टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा कि पत्थर का टुकड़ा कि घर का टुकड़ा, कौन सा टुकड़ा? ये देखिए, यदि सीधे इनको गद्दार के रूप में जो है इनको बेनकाब करते, प्रचार करते, लोगों को और जनमत तैयार करते, तो कन्हैया कुमार जैसे लोग जो है इस देश से भाग खड़े होते। और कन्हैया कुमार के समर्थन में जो लोग भी आते वो भी इस देश से भाग खड़े होते। तो किस तरह से बीजेपी वाले बचाते हैं कन्हैया कुमार जैसे लोगों को? बोलते हैं ये टुकड़े टुकड़े गए। और जिस कन्हैया कुमार को मोदी जी के द्वारा सेना को सौंप देना चाहिए था, यानी राष्ट्रवाद और देशभक्ति के तकाजे के अनुसार, उसको मोदी महोदय ने अदालत और दिल्ली पुलिस के हवाले करके उसको बचा लिया। और ये जो है घोर गद्दार कन्हैया कुमार कम्युनिस्टों की गोंद से निकल करके फिर उसी गोंद में जा बैठा जो कि कन्हैया कुमार तो नारा ही दिया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। वो तो इसी एजेंडे को लागू कर रही है ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस। गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस जो है जिसको नारा दिया था इसने, भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसी को ये परसू कर रही है, उसी को लागू कर रही है। तो ये अपने गंतव्य स्थान पर ही पहुंच गया ये गद्दार कन्हैया कुमार। लेकिन इसमें जो सबसे दुखद बात है कि कन्हैया कुमार के सामने जो है भीड़ ये इकट्ठा होती है, उसकी गद्दार की बातों को लोग सुनते हैं, उससे सवाल ये नहीं करते कि तो यानी जो है तुमको जो है यार मुंह छुपाना चाहिए और तुम इतने बड़े गद्दार हो तो तुम बोल कैसे रहे हो? लेकिन लोग उसकी बात को सुनते हैं और उससे जो है देश के विषय में, देश की समस्याओं के विषय में सवाल करते हैं और बातें पूछते हैं और उससे विचार विमर्श करते हैं। ये सबसे बड़ा दुख रहा है। लेकिन इसमें भी जो माने जो जिम्मेदार है वो बीजेपी ही है। ये बीजेपी इस कन्हैया कुमार को देश के गद्दार के रूप में प्रसारित करती, बेनकाब करती,
लोगों को जागरूक करती तो देश के लोग जो है कन्हैया कुमार को गद्दार के रूप में जानते और उसकी सभाओं में कतई नहीं जाते। तो आज जो कन्हैया कुमार की सभाओं में जो लोग जा रहे हैं उसके लिए सिर्फ जो है बीजेपी जिम्मेदार है, जो कि उसको इस देश के घोर गद्दार के रूप में जो है बेनकाम नहीं किया और सिर्फ उसको बोल के छोड़ दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग का है ये। और उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार की हिम्मत इतनी बढ़ गई, देखा गया कि वो मोदी जी को कह रहा है कि ये मोदी वो जितना मैंने ये धन खर्च किया जा रहा है देश के विकास में, तो वो यानी देश के टुकड़े करने वाला, देश की बर्बादी तक जंग जारी रखने वाला वो मोदी जी से कह रहा है कि ये आपके बाप का पैसा नहीं है। अब इस बात को माने उस घोर गद्दार के मुंह से सुन करके हमारे जैसे लोग और भी जो जिनको इस मुल्क से मोहब्बत है उन जैसे लोगों को कितना आहत हुआ कि मोदी जी किस तरह का मौका दे रहे हैं कन्हैया कुमार जैसे गद्दारों को, और जो है उनसे आरोप झेल रहे हैं जो है कन्हैया कुमार से कि ये पैसा जो है वो मोदी जी के बाप का पैसा नहीं है। और मोदी जी की एक आदत बन गई, पता नहीं सब झूठ मूठ का एक फौज खड़ी की है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। ये कायर जो है मोदी कुछ भी नहीं वो कर सकता। अरे पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे जो जगदीप धनखड़ जो है वो अपमानित होते रहे उस ममता बनर्जी से, लेकिन एक बार भी जो है वो बर्खास्त नहीं किया इसने, मोदी महोदय ने। केजरीवाल बराबर गद्दारी कर रहा है इस देश से, उसको बर्खास्त नहीं किया। ये वही हाल विजयन का है, वही हाल स्टालिन का है। और इसके पहले जो है उद्धव ठाकरे, अमरिंदर सिंह, गहलोत, वो झारखंड वाले, ये सब जो है भारतीय समाज विरोधी हैं। सारे भारतीय समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतों को मोदी जी जो है मैंने उनका इलाज करने के बजाय वो पाल रहे हैं। और इनके जितने सिवा सालार हैं बोलते हैं कि 56 इंच का सीना वाला है और ये कर रहा है वो कर रहा है, सब बकवास। हमारे देश की सेना कर दे, हमारे देश की इंजीनियर कर दें, वो कर दें, बस कम का लूटने। दूसरा जो बीजेपी की जो साजिश है इन देश के गद्दारों को बचाने की, जो इनकी साजिशों को जड़ पड़ी है, ठीक से इनको समझने की जरूरत है कि जो गद्दारियां माने जवाहरलाल नेहरू की हैं, मोहनदास करमचंद गांधी इत्यादि की या इंदिरा गांधी की हैं, ये बीजेपी और बीजेपी के सिपा सालार क्या करते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएंगे, खास करके उनकी चरित्रहीनता वाले पक्ष में। नेहरू कितना बड़ा गद्दार था, इस मुल्क भारत कितना बड़ा गद्दार था, कितना इस देश के लिए खतरनाक था, उस चीज को ढकने के लिए बीजेपी के जो सिपा सालार हैं उसके व्यक्तिगत जीवन में उसके विशेषकर उसकी चरित्रहीनता वाले पक्ष में घुसेंगे, ताकि लोग इसी में अपना दिमाग फंसाए रहें। और ये जवाहरलाल नेहरू जो है कितना मुल्क के लिए खतरनाक गद्दार है, उसकी ओर से यानी ध्यान हटाने के लिए ऐसा सब करते हैं। और वही हाल जो है मोहनदास करमचंद गांधी का। उन शब्दों को कहने में हमको भी यानी काफी संकोच होता है, लेकिन बोला करते हैं कि अपनी पोती के साथ उन्होंने ये किया वो किया, ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया, फलाने किया, दो औरतों के कंधे पर हाथ रखकर वो चलते थे, ये था, तमाम तरह की बातें। सिर्फ जो है मोहनदास करमचंद गांधी की भारत के खिलाफ कितनी गद्दारियां हैं उस तथ्य से ध्यान हटाने के लिए
ये साजिश, ये गद्दारी है बीजेपी वालों की। तो हमारा देश सावधान हो जाए। और जो है, और ये सब दिखाते हैं कि ये यानी हिंदू सनातन के रक्षक हैं, उसके मसीहा हैं। उसके मसीहा बिल्कुल नहीं हैं। हमारे पूरे भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस बीजेपी से सावधान हो जाए कि वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि इस्लाम आस्था वाले अभी भी काफी तबका, हालांकि हो सकता है कि भारतीय जनता दल के इस वीडियो के से कुछ जागरूकता आई हो और उनकी इस प्रवृत्ति में कमी आई हो, लेकिन अभी भी उनका एक स्वाभाविक जो मन बसता है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, आम जो है वो इसी जेएनपीसी में ही बसता है। एक आम जो है मजदूर है या व्यापारी है, वो उसके दिमाग में सबसे अच्छा जो नेता, उसको ये सबसे अच्छा नेता उसके अनुसार, उसके दिमाग के अनुसार वो गद्दार राहुल गांधी दिखता है उसको। आज भी पूछिए उससे, तो एक स्वाभाविक रूप से। और ये बीमारी जब एक बार पकड़ लेती है तो बड़े जो हैं बड़े मुश्किल से छूटती है। तो जिस प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का एक स्वाभाविक जो है उनका जो मन बसता है इन गद्दारों में जो बसता है, ये राहुल गांधी जैसे में, और जो है कम्युनिस्टों में, टीएमसी में, आरजेडी में और सपाइयों में जैसे उनका मन बसता है, उसी प्रकार ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का मन बसता है बीजेपी में, क्योंकि ये हिंदुओं के रक्षक है। ठीक वही रोग। तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विषय में तो बताया गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है की जानकारी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के लोग और उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं कम से बता दें कि सच्चा वो ये कहता है कि इस जेएनपीसी और कांग्रेस के शासनकाल में, यानी जिस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को वोट बैंक बना करके सत्ता का सुख लिया, यानी 60 सालों तक, और जिसकी रक्षा का हमेशा वो दावा करती रही, उसको वोट लेने के बदले और रक्षा के और उसकी सुरक्षा उसके रक्षा करने के दावे के बदले इस जेएनपीसी और कांग्रेस ने, जेएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चरनाथ चौकड़ी काकस ने उनको सबसे अधिक गरीब रखा, सबसे अधिक अशिक्षित रखा और सबसे अधिक बेरोजगार रखा। और कहीं कहीं तो जो हमारे अनुसूचित जात कहे जाने वाले या हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, उनसे भी बदतर हालत उनकी है। ये सच्चाई है। और जिनके वोट के बूते या जिनको वोट बैंक बना करके ये जेएनपीसी वाले जो है वो सत्तासीन होते रहे, उसको लेकर उनके मन में भावना क्या है, यह भी समय समय पर प्रकट होता रहा। एक कद्दावर नेता कहता है कि यदि ये मुसलमान, उस कांग्रेस का कद्दावर नेता कहता है कि यदि ये मुसलमान गटर में रहते हैं तो गटर में ही पड़े रहें, गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये बोला था एक कद्दावर नेता। दूसरा कद्दावर नेता कहता है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खूनों से रंगे हुए हैं, ये मंशा है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से वो बताना है कि कम से कम इस जेएनपीसी कांग्रेस से मोहभंग करें। और वो सिर्फ जो है
इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस से ही मोह भंग नहीं करें। उनसे चिपकने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों से भी, उनसे चिपकने वाले बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी, उनसे निकली हुई है टीएमसी से भी, उनसे निकली हुई एनसीपी से भी, कम्युनिस्टों से भी। और ये बहुत जरूरी है। इन्हीं के बूते तो जो है ये देश के दुश्मन, देश के गद्दार जो है वो इस देश में पल रहे हैं, वो राजनीतिक शक्ति के रूप में। और सबसे बड़ा अपराध बीजेपी वालों का ये है कि जितनी दुर्व्यवस्था हमारे देश में है, जिसके लिए सिर्फ जेएनपीसी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग, आरजेडी के लोग, सपा के लोग ही जिम्मेदार हैं, जो कि कुछ तत्वों, कौन तत्व, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कुछ ऐसे कट्टरवादी तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं, हिंसक तत्व हैं, उनको ये पालते हैं और उनको चुनाव ऐसे मौकों पर इस्तेमाल भी करते हैं। और देश में और अब हमारे देश में तोड़फोड़ हो, हिंसा हो, विध्वंस हो, आगजनी हो, उन कामों के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। और जब इन पर कार्रवाई होती है तो इन्हीं के समर्थन में, इन्हीं के पक्ष में, इन्हीं को बचाने के लिए ये खड़े भी हो जाते हैं। बीजेपी की गद्दारी ये है कि उन शक्तियों को जो कि इनको बचाते हैं, इनके पक्ष में इनको पालते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। उनको तो पालती है, कांग्रेस को भी पालेगी, कम्युनिस्टों को भी पालेगी, आरजेडी को पालेगी, सपाइयों को पालेगी, और जो है टीएमसी को पालेगी, एनसीपी को पालेगी। सिर्फ जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई, उन्हीं का नाम लेकर पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाएगी। ये गद्दारी है बीजेपी वालों की। अब जैसे एक मुद्दा बहुत उछल रहा है, हल्द्वानी वाला। हल्द्वानी का ही नहीं, जितना भी बांग्लादेश से बुलाए गए जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको बुलाने वाले भी यही गद्दार जेएनपीसी ही है। और माने वो बांग्लादेशी हुए, चाहे आपके वो रोहिंग्या हुए, माने दिल्ली में, बंबई में, जम्मू कश्मीर में, जहां भी हो, उनको बुलाने वाले भी और उनको बसाने वाले भी और उनके सारे कागज बनवाने वाले भी, ये सब यही जेएनपीसी वाले हैं। तो वो चाहे वो रेलवे की जमीन हो, चाहे कोई भी जमीन हो, जो कब्जा कर बैठे हैं, इस समस्या के पीछे सिर्फ जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस का जो यूट्यूब पर मिल रहा है। अब जैसे हल्द्वानी के केस के लिए वो सब बताते हैं कि जो वो नारायण दत्त तिवारी जो कि यूपी का भी मुख्यमंत्री था, जब यूपी बढ़ गया तो उत्तराखंड का भी मुख्यमंत्री था, उसी की कोई तथाकथित पत्नी, अब पत्नी विषय में तो आगे तो हम नहीं बोल पाएंगे, वो ये बड़ा वो एक उलझा हुआ विषय है। तो उसी का हाथ है बसाने में। और इस देश की तमाम, खास करके रेलवे इत्यादि की संपत्ति को पर बसाने के लिए सिर्फ जेएनपीसी वाले जिम्मेदार हैं। तो जेएनपीसी को पालेंगे और उन तत्वों के बहाने जो है हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन को निशाना बनाएंगे। ये गद्दारी है बीजेपी की। और कई ऐसे उदाहरण हैं। सीए पर जो हिंसा हुई हमारे इस देश में, ये देश जानता होगा कि सीए पर हिंसा भड़काने वाली कौन थी? सोनिया गांधी। इसी रामलीला मैदान से उसने सीधे मैंने उकसाया था हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। लेकिन एक बात मैं पहले ही बता चुका हूं और बार बार बताऊंगा। और हालांकि इस भारतीय जनता दल की इस जागृति अभियान जो भारतीयता का है, इससे कितना असर पड़ा है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में, ये तो मैं नहीं कह सकता कि उसमें कितनी कमी आई है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है
कि देश के जो दुश्मन हैं, जो है ये जेएनपीसी कम्युनिस्ट वाले और ये टीएमसी सपा और जो है आरजेडी वाले जो है, इनके झूठ और अफवाह का, इनके द्वारा प्रसारित झूठ और अफवाह का सबसे अधिक और सबसे पहले शिकार बनते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। ये देश का सबसे बड़ा जो है दुखड़ा है सबसे, और उन्हीं को आगे करके ये देश के दुश्मन वाली ताकतें जो है अपना मंसूबा जो है वो पूरा करते हैं। क्या जो है शाहीन बाग में बिठाई गई हमारी जो इस्लाम आस्था वाली भारतीय भाई बहनों की जो माताएं और बहनें जो है वो सिर्फ जो है माने सिर्फ उसी तबके के जो कट्टरवादी तत्वों के द्वारा ही, सिर्फ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों के द्वारा ही वो बिठाई गई थी। उसको बिठाने वाले और उसको उत्साह देने वाले जो है यही जेएनपीसी के लोग। क्या समझते हैं कि पीएफआई जो है वो जेएनपीसी से अलग है? इसी जेएनपीसी ने ही जो है वो पीएफआई को पैदा किया है और हमेशा जेएनपीसी के साथ रहती है ये पीएफआई। दक्षिण के राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं कर्नाटक इत्यादि में पीएफआई और जो है ये जेएनपीसी हमेशा साथ आपको दिखाई देंगे। तो तमाम उनके गठबंधन काम करते हैं। तो पीएफआई को बिल्कुल हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय अवाम जो है इस देश के दुश्मन जो है वो जेएनपीसी का उसका जेएनपीसी का एक वो प्रोडक्ट ही माने, उसका एक उपज या उसका एक डेरिवेटिव ही माने और उसको माना जाए। तो इन दोनों ने मिलकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की माताओं और बहनों को बिठा दिया और उनके दिमाग में जहर भी भर दिया। क्या ये सीए कानून जो है माने उनकी नागरिकता को खत्म करने के लिए बना है। अब ये बस अच्छा के लिए बना है और वो जहर यहां तक मैंने इस कदर तक जो है उनका ब्रेन वॉश इन सब ने कर दिया कि जो माताएं और बहनें जो महिलाएं तो बोल ही रही थी, छोटे बच्चियां, एक बच्ची कह रही थी मैं मोदी को मारूंगी, मैं मोदी को मारूंगी। इस कदर जो है पॉइजनिंग, मेंटल पॉइजनिंग या ब्रेन वॉशिंग की गई। और एक दुखड़ा और एक जो गद्दारी जो है बीजेपी वालों की ये है कि जब ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ये मेंटल पॉइजनिंग करते हैं, जब ये मेंटल पॉइजनिंग करते हैं झूठ और अफवाह के बल पर, तो ये बीजेपी के जो है 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी में से एक भी नहीं दिखता है कि उनके पास जाएं, उनको समझाएं और उनको अपना भारतीय भाई बहन माने और वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराएं। जरा भी नहीं जाते। और ये बात बिल्कुल वो प्रमाणित हो चुकी है। शाहीन बाग को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वो देश विरोधी जो है वो एक मैंने एक जमावड़ा था, वो बैठा था। इसको कभी नहीं इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि शाहीन बाग में जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो माताएं और बहनें बैठी थी उनको बिठाया था इन देश के दुश्मन जेएनपीसी वालों ने और आम आदमी जेएनपीसी वालों ने और पीएफआई वालों ने। और उन्हीं के नेता गए भी थे उनको और उकसाने भड़काने के लिए। जो है शशि थरूर गया था, दिग्विजय सिंह गया था, इसको सब नहीं खाते। और पीएफआई ने इसी तरह की हिंसा फैलाने के लिए लगभग 200 करोड़ या 120 करोड़ जो भी है 200 करोड़ या 120 करोड़ जो मंगाए थे, उसमें से 90 करोड़ पीएफआई ने कपिल सिब्बल को दिया था, कांग्रेसी नेता को। तो
पीएफआई की और जेएनपीसी की बिल्कुल सांठगांठ है। और एसडीपीआई जो है वो पीएफआई का एक राजनीतिक मुखौटा है। सब मिले हुए एसडीपीआई, पीएफआई और जो है ये जेएनपीसी, मान गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस या कांग्रेस। और ये पीएफआई पहले कौन था? सिमी था, सिमी। तो सब एक ही हैं सब। लेकिन बीजेपी वाले क्या करेंगे? पीएफआई का नाम लेंगे, सिमी का नाम लेंगे, एसडीपीआई का नाम लेंगे, लेकिन कांग्रेस को बचाएंगे। ये गद्दारी है बीजेपी वालों की। बीजेपी वालों का भारत राष्ट्र के खिलाफ वो ये करतूत है कि ये जो है कि विकास तो बहुत दिखा रहे हैं। विकास के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने कई बार भी स्पष्ट किया है कि अंग्रेजों ने भी काफी विकास किया था और बहुत ज्यादा विकास किया था इस देश का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कभी भी इस देश के कभी भी वो अंग्रेज या अंग्रेजी सरकार जो है कभी भी इस देश की हो न सकी। कभी भी वो भारत की नहीं हुई, बल्कि भारत की वो लुटेरी थी। और यहां से वो अंग्रेज जो है $45 ट्रिलियन लूट के ले गए थे। और ये भी जान लीजिए कि ये कांग्रेस भी इस देश की नहीं है। ये पहले भी बताया गया है कि मकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा की जिसने नींव डाली अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा में, अंग्रेजी माध्यम की 1836 में, तो जिस नींव को उसने पैदा किया उसी नींव की या उसी पेड़ की उपज है ये जेएनपीसी। और किस नीयत से उसने किया था कि वो मकाले बोला था, वो मैंने 1836 के पहले लंदन में किसी भाषण के दौरान कि उसको तो एक ऐसा तबका बनाना है जो कि अभी फिलहाल तो मैंने अंग्रेज जो शासक हैं और जो शासित है यानी भारत की जनता, उसके बीच में बिचौलिए का काम करेंगे। और वो जो बिचौलिए जो फिलहाल में जो बिचौलिए जो है वो सिर्फ देखने मतलब उनके यानी खून और चमड़ी में, माने खून और चमड़ी में देखने में सिर्फ भारतीय आपको दिखेंगे, लेकिन उनकी सोच और उनकी पसंद और उनकी जो है आदर्श और उनकी बुद्धि, चार चीज, उनकी सोच, उनकी पसंद, उनके आदर्श, उनकी बुद्धि, मतलब उनकी माने ओपिनियन और टेस्ट और मॉरल्स और इंटेलेक्ट, इस चारों में वो अंग्रेज होंगे। तो उसी की उपज है ये सब ये कांग्रेस वाले, जेएनपीसी वाले। तो ये कभी भी इस मुल्क भारत के हो नहीं सकते। जिस प्रकार विकास करने के बाद भी अंग्रेज जो है इस देश को हो न सके और उन्होंने इस देश को लूट करके $45 ट्रिलियन लूट कर ले गए थे। इस कांग्रेस ने भी 60 सालों में जो है $16 ट्रिलियन लूटा है इस देश को। लेकिन ये सारी जानकारियां जो है ये बीजेपी हमारी आवाम को नहीं देती है। कभी कभी जब चुनाव आता है तो मोदी महोदय बोल देते हैं, इस रूप में घुमा के बोलते हैं। खास करके 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल में बोले थे कि ये कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि भोपाल में 1 लिख करके उसके आगे 0 बढ़ाया जाए तो 0 वो बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहीं और बोले थे कि इस कांग्रेस ने इस देश को लूट कर इतना काला धन जमा किया विदेशी बैंकों में कि यदि सारे काले धन को वापस लाया जाए तो हर एक भारतीय भाई बहन के खाते में 10-10 या 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, ये भी बोले थे। और ये पूरा देश जानता है, विश्व भी जानता है। लेकिन बीजेपी और मोदी महोदय की देश के खिलाफ गद्दारी तो ये है ना कि
सिर्फ चुनाव में बोल करके जो है वो जेएनपीसी के जो 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 आज की तारीख में आज की तारीख में 12 लाख करोड़ या 13 लाख करोड़ में से 1 पैसा तक नहीं लाए। और इस पर बीजेपी वालों की मोदी की गिगी भी बंद है। इसीलिए यानी इस जेएनपीसी को बचाने का जो ये अपराध, जो अपराधी नहीं बल्कि गद्दारी है देश के खिलाफ। अरे 2004 से लेकर 2014 तक जितने भी घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम का और कॉमनवेल्थ गेम्स यानी CWG या राष्ट्रमंडल खेल का घोटाला, आदर्श सोसाइटी का घोटाला, इसरो का घोटाला, पनडुब्बी का घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला, कोयला का घोटाला रोज महंगाई घोटाला। खैर, जिसके लिए बीजेपी उसमें विपक्ष में थी, इसने महीनों संसद बंद कराए थे। आज उन सारे घोटालों को बीजेपी वाले और मोदी महोदय पूरा निकल गए, खा गए, नाम तक नहीं लेते हैं उनका। तो इन देश के लुटेरों को, देश के गद्दारों को बचाने वाली ये बीजेपी है। और कैसा इसका राष्ट्रवाद और कैसा इसकी देशभक्ति। तो हमारे देश, इसके पहले भी बताया गया है, भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से बताया है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका वो ये कहता है कि भाई विकास के पहले हमको सम्मान चाहिए, हमको सुकून चाहिए, हमको एक भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा चाहिए। तो ये एक और विकास करेंगे और दूसरी ओर देश में नफरत फैलाने के भेड़ियों को छोड़ देंगे और दूसरे जो भेड़िए हैं उनको पालेंगे। इन भेड़ियों का बराबर भारतीय जनता दल जिक्र करता है, जैसे कि तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, ये तो हैं ही, लेकिन उसके पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, वामन मिश्रम, प्रकाश अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर और जो है चंद्रशेखर रावण, सब देश में नफरत फैला रहे हैं, लोगों का सुकून छीन रहे हैं एक दूसरे के। और अब कम्युनिस्ट वाले ब्राह्मणों को भगाओ, यहां से देश से भगाओ, कल बोलेंगे कि ठाकुरों को भगाओ, बनियों को भगाओ। ये सब चल रहा है मोदी जी के शासन के दौरान। और एक बात सिफत और कि मैंने देखा था कि किसी यूट्यूब में जब मैंने बोला था कि ये देश के दुश्मन इस तरह का कर रहे हैं और इसके लिए सिर्फ जो है मोदी जी ही जिम्मेदार हैं जो इन ताकतों को पाल रहे हैं। तो कोई ब्राह्मण कहे जाने वाले तबके से, ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कह रहे थे कि कम से कम ये भारतीय जनता दल हम लोग की चिंता तो करता है। यह सोच बहुत ही गलत है। भारतीय जनता दल सिर्फ ब्राह्मण के नाम पर आपकी चिंता करे ऐसा नहीं करता है, वो सभी भारतीय भाई बहनों की चिंता करता है। सिर्फ ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की नहीं, ये बहुत ही गलत है। वो सभी भारतीय भाई बहनों की चिंता करता है और सबसे उम्मीद भी करता है कि सब लोग मिलकर के सबकी चिंता करें। यही वो कह रहा है। अब मतलब कि हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों पर आफत आए तो सिर्फ ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन ही बोले। हमारे ठाकुर राजपूत या क्षत्रिय कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों पर आफत आए तो सिर्फ ठाकुर राजपूत या क्षत्रिय भारतीय भाई बहन बोले। ये बहुत ही गलत है। जब तक हमारे सभी भारतीय भाई बहनों की चिंता नहीं होगी तब तक इस देश में सद्भाव नहीं आ पाएगा। तो कहने के
इस प्रकार से नफरत वो फैल रही है, वो भी मोदी राज के सरकार के तत्वाधान में। संरक्षण तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके पेट्रोनेज में चल रहा है सर, और अपने को ये राष्ट्रवादी कहते हैं। और उससे भी खतरनाक जो खेल खेल रही बीजेपी कि एक सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ दिया है, वह भी जो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है और यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो काम कर रहे हैं नफरत का, वही काम वो कर रहा है सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन मुलम्मेदार शब्दों के द्वारा, अपने बौद्धिक अहंकार के द्वारा, इंटेलेक्चुअल वैनिटी के द्वारा वही काम कर रहा है। वो कहाँ से बोलता है कि हमारे वेद है, हमारा पुराण है, हमारा ये है, फलाने है, ढिकाने है, और जो है उसको दिखा करके दूसरे आस्था, विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले, इस्लाम आस्था को हमेशा जो है वो नीचा दिखाता है। और उसका एक बार मैंने वाकया देखा है कि साजिद रशीदी को ही बुलाते हैं टीवी चैनल वाले। वो साजिद रशीदी क्या कहता है कि 50 साल बाद जो है हम आबादी बढ़ा लेंगे। वो तो मुसलमान ही कहेगा हम बढ़ा लेंगे। अच्छा, और इतना ही नहीं, एक कोई ऑडियंस उससे पूछा कि भाई आप जो है जैसे राम क्यों नहीं कहते, राम राम क्यों नहीं कहते? तो बोला कि मैं क्यों राम बोलूंगा, आप अल्लाह अल्लाह बोलेंगे, ऐसे बोलता है। ऐसे जो घृणा फैलाने वालों को ये टीवी चैनल वाले जो है, जिनको लात मार करके इस देश से बाहर कर देना चाहिए, उनको ऊंचा आसन देते हैं ये टीवी चैनल वाले, देश के दुश्मन। वहां पर कोई नहीं कर रहा भाई कि हमारे देश में हमारे जो है राम भी आराध्य हैं, अल्लाह भी आराध्य हैं, गॉड भी आराध्य हैं, भाई गुरु भी आराध्य हैं, सब लोग। और सच्चे अर्थों में तो वो एक ही शक्ति के, एक ही ताकत के अलग अलग रूप हैं। ये कहने के बजाय कि हम राम क्यों बोलेंगे और हम अल्लाह क्यों बोलेंगे, इस तरह की बातें वो चलाई जाती हैं टीवी चैनलों के द्वारा। तो भारतीय जनता दल ने बताया कि टीवी चैनल भी देश के बड़े खतरनाक दुश्मन है सर। तो वो साजिद रशीदी कह रहा था, हालांकि अब इसी का दुष्प्रचार करते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती। ये मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, क्या होता है, हाँ 10 बीबी 40 बच्चे, उनका एक जुमला है उनका, 10 बीबी 40 बच्चे। और आगे हम बताएंगे कि भाई जब से मोदी जी आए हैं यदि आबादी विस्फोट को रोके होते तो जिसमें आए होते तो 125 करोड़ थे। मोदी जी के शासनकाल में 125 करोड़ बढ़कर के हो गया 140 करोड़। यह आबादी विस्फोट मोदी जी के लिए चिंता का विषय नहीं है। वो इसमें उनको अच्छाई दिखती है। जो आबादी विस्फोट इस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन रही है, वह मोदी जी को इसमें आबादी विस्फोट में अच्छाई दिखती है। और वो बोलते हैं कि हमको तो इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखता है हमको। बताइए, उनके सिपा सालार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर निशाना साधते हैं बोल करके कि 10 बीबी और 40 बच्चे, और मोदी महोदय को इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखता है। इस तरह की जो है यानी भारत विरोधी सोच और मानसिकता गतिविधि चल रही है बीजेपी वालों को। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती और इन्हीं तरह लोग बताते कि मुसलमान अपने 10 बीबी और 40 बच्चे वाले फार्मूले से आबादी बढ़ा रहे हैं। और यति नरसिम्हानंद सरस्वती तो एक बार कह रहा था कि देखिएगा 2030 में कोई मुसलमान ही वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, और यह शायद उसी बात को पुष्ट कर रहा था ये गद्दार किस्म का साजिद रशीदी। कह रहा था कि हाँ हम अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और सन 2050 तक हम इस्लामिक राज्य स्थापित कर देंगे भारत में।
तो हम ये मंदिर भी तोड़ देंगे और वहीं पर वो बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, बोला। तो साजिद रशीदी की भाषा, उसकी मंशा, और पुष्पेंद्र कुशेश्वर की भाषा मंशा, और यति नरसिम्हानंद सरस्वती की भाषा मंशा एक ही है। हमारे भारतीय भाई बहन इनमें फर्क न करें। बड़े वास्तव में मैं तो साफ कर रहा हूं कि यदि हमारा देश में देशभक्ति सच्चे रूप में आ जाती, लोग इसके प्रति जागरूक हो जाते, राष्ट्र हमारा सर्वोच्च है, इसका जज्बा हमारे भारतीय भाई बहनों में आ जाता, हमारे अवाम सर्वोच्च है, हमारे जो है हमारे भारतीय भाई बहनों में ये विचार आ जाता, हमारा इसके बाद हमारा संविधान, देश का संविधान सर्वोच्च है और इसका भी भाव हमारे भारतीय भाई बहनों के दिमाग में आ जाता, तो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, साजिद रशीदी, शफीकुर रहमान वर्क, आनंद मिश्रम को यह देश की जनता ही, हमारे भारतीय भाई बहन इसको लात मार करके बाहर कर देते। लेकिन जिनको लात मार करके बाहर कर देना चाहिए, आज कुछ लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं और कुछ ये टीवी चैनल वाले बुला रहे हैं। देश का दुर्भाग्य ये है। तो खैर, भारतीय जनता दल लोगों को जगा रहा है कि आप जो है भारतीय एकता के प्रति जो है समर्पित होइए, अपने वजूद पर आइए। अब एक वाक्य बताना बहुत जरूरी था। हो सकता है कि आज का एपिसोड छोटा पड़ जाए। एक डीके महोदय हैं, सिपा सालार जो है बीजेपी के, पेशे से कहते हैं उनको वकील है, पता नहीं कहाँ अपने कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील, जहाँ भी हों। तो वो बता रहे थे कि अब्दुल नजीर साहब थे, जस्टिस माने न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट में, वो रिटायर हुए थे और उनके रिटायरमेंट के फंक्शन पर जो है यानी वो बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया में भी उनके स्वागत के लिए कुछ कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे वो विकास सिंह। तो वो कह रहे थे कि अब्दुल नजीर साहब का जो राम जन्मभूमि पर जो फैसला था, वो फैसले से ये उन्होंने दिखा दिया कि उनके लिए राष्ट्र सर्वोच्च है। अरे भाई डीके महोदय, राष्ट्र सबके लिए सर्वोच्च है और खास करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जान लें कि राष्ट्र जो है सर्वोच्च उनके लिए भी है। वो कभी कभी उनका जो दिमाग घूम जाता है, क्या बताएं कि उनका जो है मानवाधिकार का हनन सिर्फ जो है आतंकवादियों के लिए दिखता है, अपराधियों के लिए दिखता है। आतंकवादी के लिए 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलती है, लेकिन वही उनका मानवाधिकार का हनन जो है हमारी आम जनता जब मारी जाती है, आतंकवादी जब हमारी जनता को मारते हैं, हमारे तमाम जो सुरक्षा के जवान मारे जाते हैं उन्हीं आतंकवादियों के द्वारा। तो इस सुप्रीम कोर्ट का मानवाधिकार का कहीं अता पता नहीं होता। और मानवाधिकार आयोग जो बैठे हुए हैं माने केंद्र में और जो अलग अलग राज्यों में, उनका भी अता पता नहीं होता। सिर्फ जो है अपराधियों के लिए ही जो है ये मानवाधिकार आयोग इनकी कुंडली जाग जाती है। लेकिन हमारे सुरक्षा के लोग, हमारे पुलिस बल, हमारे जो है सेना के जवान और भी लोग जो मारे जाते हैं, हमारी जो जनता मर जाती है, और वो जो आतंकवादी जब मारते हैं तब इनके मानवाधिकार हनन की जो आत्मा है उसका अता पता नहीं होता। तो इस रोग से जो ग्रसित है ये सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग, इस पर भी तो बोलिए। तो क्या ये राष्ट्रवाद नहीं है? तो ये एपिसोड ये लंबा हो सकता है, लेकिन बताना है कि अब्दुल नजीर साहब ने अपना जो न्यायिक दायित्व निभाया है, और अब उन्होंने राम जन्मभूमि पर उनके पक्ष का फैसला कर दिया, तो राष्ट्र वो सर्वोच्च हो गया। राष्ट्र सर्वोच्च सबके लिए है। दुखड़ा है कि आप मानते नहीं हैं। ये जो है हमेशा जो है डीके दुबे के कैंप के लोग हमेशा बोलते हैं सनातन
संस्कृति वो जो है राष्ट्र से भी ऊपर है। संविधान को भारत के संविधान को पर जो है उसके हमेशा जो है वो अवहेलना करते हैं। ये सब जो है आपके सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, तमाम लोग भारत के संविधान की भी अवहेलना करते हैं और अपनी पुरातन बातों का हवाला दे करके पुरातन संस्कृति, पुरातन वो सनातन, हिंदू सनातन वो देश से भी ऊपर है। तो डीके महोदय जरा ये शिक्षा ये डीके महोदय जरा डीके दुबे महोदय जरा यही शिक्षा अपने जो साथी हैं वो सुधांशु त्रिवेदी महोदय को भी जरा बता दीजिए, समझा दीजिए उनको। तो डीके महोदय से ये अपेक्षा करता है भारतीय आवाम ताकत दल कि महोदय जरा सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों को भी समझा दीजिए कि राष्ट्र उनके लिए भी प्रथम है। वो राष्ट्र से ऊपर जो है हिंदू सनातन को क्यों रखते हैं। ये डीके दुबे महोदय बोल रहे थे कि अब्दुल नजीर साहब ने जो रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के पद से, तो इन्होंने वो इस्लाम को देश से ऊपर नहीं रखा। अरे ये कितनी बार कहा गया है कि कोई जो पंथ है, चाहे हिंदू सनातन पंथ है, चाहे इस्लाम पंथ है, चाहे ईसाई पंथ है, सिख पंथ है, इसकी हमारी सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में, शासन प्रशासन के जीवन में कोई भूमिका नहीं है, कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये बीजेपी वालों की गद्दारी तो देखिए कि वो हर बात में हिंदू सनातन जो है वो डालते रहेंगे और दूसरे से अपेक्षा करेंगे अब्दुल नजीर जैसे लोगों से कि वो इस्लाम को ऊपर न रखें। ये गद्दारी है